नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि सर मैथ्स का, हिंदी का, साइंस का ये सभी जो है कि आप करा दीजिए। 201 लाइनर का जो सेशन चल रहा है तो उसको दो। ये जो है आपका पेडागोजी का सेशन है और इसमें हम लोग मैथ्स पेडागोजी के 200 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न उत्तर को करने जा रहे हैं। तो जो लोग भी अभी तक नहीं आए हैं, जो लोग भी आ चुके हैं, जल्दी से तैयार हो जाइए। नॉन स्टॉप रिवीजन होने वाला है, यहाँ पर महा रिवीजन स्टार्ट होने वाला है। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और शुरू करते हैं महा रिवीजन को, क्योंकि हमें जो है हमारे पास कम समय है। तो हमें अधिक प्रश्नों को कम समय में क्या करना है, एक ही साथ रिवाइज कर लेना है। तो आज के इस सेशन में मैथ्स पेडागोजी के जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं उन सभी का रिवीजन आपका हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो पहले प्रश्न की तरफ चलेंगे। आज के इस सेशन के पहला पॉइंट पूछा गया है कि गणित क्या है। तो सिंपल सी बात है, देखिए गणित क्या है, यहाँ से निश्चित रूप से आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो गणित क्या है, यह तार्किक चिंतन का क्या है, मार्ग है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है गणित की प्रकृति कैसी है, और यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि गणित की प्रकृति कैसी है, पदानुक्रमित है और तार्किक होती है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, यह क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, बच्चों की सोच का गणितीयकरण करना। और आप अगर ये प्रश्न देखेंगे तो हूबहू आपके एग्जाम्स में पूछा गया है, जिसमें से एक प्रश्न यानी एक ऑप्शन वो सही होता है और यही वो ऑप्शन होता है, यानी कि यही सही आंसर होता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों, बच्चों की सोच का गणितीयकरण करना होता है। तो चलिए, सभी क्वेश्चंस यहाँ पे प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, जितने भी बार बार रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है कि वैन हीले का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ज्यामितीय समझ से संबंधित है। नेक्स्ट है कि वैन हीले स्तर शून्य यानी कि चक्षुषीकरण की मुख्य विशेषता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, चक्षुषीकरण का मतलब है देखना, विजुअलाइजेशन, यानी कि बच्चे आकृतियों को उनके दिखावट के आधार पर क्या करते हैं, पहचानते हैं। अगला प्रश्न है कि वैन हीले के किस स्तर पर बच्चे आकृतियों के गुणों का विश्लेषण करना शुरू करते हैं, तो वो है आपका स्तर नंबर 1। दूसरा पॉइंट है कि वैन हीले का कौन सा स्तर ज्यामितीय चिंतन का उच्चतम स्तर माना जाता है, तो वो सबसे लास्ट है, यानी कि स्तर नंबर 4। नेक्स्ट पॉइंट है कि गणितीय भाषा की विशेषता क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम से बनने वाले हैं। तो गणितीय जो भाषा की विशेषता होती है, यह अत्यधिक क्या होती है, सटीक होती है, स्पष्ट होती है और सार्वभौमिक होती है। नेक्स्ट है आपका कि प्राथमिक स्तर पर संख्याओं की अवधारणा को समझने के लिए सबसे जो उपयुक्त शिक्षण उपकरण कौन है सा है, तो वो है आपका अबेकस। किसके लिए, ध्यान दीजिएगा, संख्याओं की अवधारणा को समझने के लिए, और बेस 10 ब्लॉक्स। तो ये दोनों चीज़ें को याद रखेंगे, क्योंकि जब टीएलएम से क्वेश्चन बनेगा इसमें तो निश्चित रूप से ये प्रश्न आपके लिए बनते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्लोसम क्या है, ब्लोसम और डिनेस ब्लॉक्स का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए होता है। स्थानीय मान और दहाई इकाई की समझ विकसित करने के लिए किसका उपयोग होता है, ब्लोसम या डिनेस बॉक्स। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि जियो बोर्ड का उपयोग किस शिक्षण के लिए किया जाता है, तो समतल ज्यामितीय आकृतियों और उनके परिमाप और क्षेत्रफल को समझाने के लिए जियो बोर्ड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि ग्राफ पेपर का उपयोग गणित में कहाँ होता है, तो ग्राफ पेपर का उपयोग दशमलव संख्याओं के स्थानीय मान और क्षेत्रमिति की अवधारणा को स्पष्ट करने में होता है। नेक्स्ट है कि टैंग्राम क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, यह एक 5 या 7 टुकड़ों वाली पहेली है जिसमें विभिन्न ज्यामितीय आकृतियां क्या होती है, बनाई जाती हैं। अगला है कि प्राथमिक स्तर पर भिन्न पढ़ाने की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। तो पहले मूर्त वस्तुओं के हिस्से करके, यानी जैसे कि रोटी हुआ, कागज हुआ, फिर उसके बाद अमूर्त प्रतीकों की ओर बढ़ना चाहिए, यानी कि मूर्त से अमूर्त की ओर चलना चाहिए। अगला है कि जो गणित में त्रुटियों का क्या महत्व है, तो ध्यान दीजिएगा, त्रुटियां हमेशा ही सीखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो बच्चे की सोच की दिशा को क्या करती हैं, बताती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला प्रश्न आते हैं पृष्ठ नंबर 2 यानी कि पेज नंबर 2 पे। यहाँ दिया है कि गणित में त्रुटियों का क्या महत्व है, तो इसको बता दिए कि त्रुटियाँ सीखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं जो बच्चे की सोच की दिशा को बताती हैं।
अगला पॉइंट है कि उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बच्चों की अधिगम जो संबंधी है कठिनाइयां हैं और कमियों को क्या करना, दूर करना। नेक्स्ट है कि गणित की सहगामी क्रियाओं में किसे शामिल किया जाता है। पॉइंट है कि गणितीय पहेलियां, खेल, जादुई वर्ग और क्विज। नेक्स्ट है कि गणित में खुले अंत वाले प्रश्न किसे कहते हैं। तो ऐसे प्रश्न जिनके एक से अधिक उत्तर होते हैं, उत्तर संभव हो सकते हैं और जो डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देते हैं, ऐसे प्रश्नों को हम खुले अंत वाले प्रश्न कहते हैं। नेक्स्ट है कि बंद अंत वाले प्रश्न की क्या पहचान है, तो इनका केवल एक निश्चित और अनूठा आंसर होता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो इसका मुख्य लक्ष्य है महत्वाकांक्षी, सुगम और सुसंगत गणित पढ़ाना। नेक्स्ट है कि प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यचर्या का मुख्य केंद्र क्या होना चाहिए। तो इसका मुख्य केंद्र होना चाहिए बच्चे के दैनिक जीवन के अनुभवों से गणित को क्या करना, जोड़ना। नेक्स्ट है आपका कि गणित शिक्षण में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो दिया है कि बच्चों की वैचारिक समझ और प्रक्रियात्मक ज्ञान का आकलन करना, न कि केवल रटने की क्षमता का। अगला है कि रचनात्मक आकलन गणित में कैसे मदद करता है। तो यह शिक्षण प्रक्रिया के दौरान सुधार करने और बच्चों की कमियों को तुरंत जानने में मदद करता है। कौन, रचनात्मक आकलन। अगला है कि गणित में मूल्यांकन की सतत और व्यापक प्रक्रिया का क्या अर्थ है। तो सतत और व्यापक प्रक्रिया का अर्थ है छात्र के संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक दोनों पक्षों का क्या करना, नियमित आकलन करना। नेक्स्ट है कि गणित में सुगम यानी कि एक्सेसिबल गणित का क्या अर्थ है। तो गणित ऐसा हो जो हर बच्चे तक पहुँचे, किसी को भी इससे भय न हो, डर न लगे। नेक्स्ट है कि गणित सीखने में आने वाली सबसे आम असमर्थता कौन सी है, तो वो है डिसकैलकुलिया। याद रखेंगे, आपसे पूछा जाता है कि गणितीय अक्षमता को क्या बोलते हैं, तो उसे ही डिसकैलकुलिया बोलते हैं। नेक्स्ट है कि डिसकैलकुलिया से ग्रसित बच्चे को मुख्य रूप से किस में कठिनाई होती है। तो गणना करने में, संख्याओं को पहचानने में और गणितीय संक्रियाओं में यानी जोड़ घटाव में। नेक्स्ट है आपका कि एक समावेशी कक्षा में गणित शिक्षक की क्या भूमिका है। सभी बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार शिक्षण विधियों को क्या करना, ढालना। अगला है कि मूर्त से अमूर्त का शिक्षण सूत्र गणित में क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं वे छू करके, देख करके क्या करते हैं, जल्दी सीखते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 3। यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि गणित में आगमन विधि का आधार क्या है। तो उदाहरण से नियम की ओर। याद रखेंगे, आगमन विधि का आधार क्या है, उदाहरण से नियम की ओर। नेक्स्ट है निगमन विधि किसके विपरीत होती है। तो यह आगमन विधि के विपरीत होती है, यानी कि उसमें उदाहरण से नियम की ओर था और इसमें नियम से उदाहरण की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है कि समस्या समाधान विधि से बच्चों में क्या विकसित होता है। तो वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण विकसित होता है। नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन माने जाते हैं। तो प्रोजेक्ट पद्धति के जनक माने जाते हैं आपके किलपैट्रिक साहब। अगला प्रश्न है कि रेखा गणितीय आकृतियों के शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। तो सबसे उपयुक्त विधि है प्रदर्शन एवं प्रयोगशाला विधि। किसके लिए, रेखा गणित आकृतियों के शिक्षण के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि गणितीय संप्रेक्षण का क्या अर्थ है। तो गणितीय विचारों को स्पष्ट रूप से बोलना, लिखना और दूसरों के सामने क्या करना, व्यक्त करना। नेक्स्ट पॉइंट है कि गणित की भाषा में अनुमान लगाना क्यों आवश्यक है। दिया है कि यह वास्तविक जीवन की गणनाओं को त्वरित और आसान बनाता है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर क्षेत्रफल की अवधारणा की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। दिया है कि हथेलियों, पत्तियों और नोटबुक्स को सतह को ढकने की प्रक्रिया से। किसको, क्षेत्रफल की अवधारणा की शुरुआत।
नेक्स्ट है कि आयतन की अवधारणा स्पष्ट करने के लिए किस प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए? तो त्रिविमीय यानी कि 3D ठोस वस्तुएं जैसे डिब्बे, गेंद। अगला प्रश्न है कि गणित शिक्षण में मौखिक गणित का क्या लाभ है? तो देखिए, इससे जो मानसिक सक्रियता है और गणना की जो गति है वो क्या होती है? बढ़ती है। नेक्स्ट है कि गणित में पैटर्न पढ़ाना क्यों आवश्यक है? तो यह बच्चों में बीज गणितीय सोच की क्या रखता है? नींव रखता है। अगला प्रश्न है कि गणित के प्रति बच्चों के मन में भय का मुख्य कारण क्या है? तो रटने पर आधारित शिक्षण है, अमूर्त अवधारणाओं का बिना आधार के थोपा जाना, यही क्या है? भय का मुख्य कारण है। नेक्स्ट है कि प्राथमिक कक्षाओं में खेल आधारित शिक्षण क्यों उपयोगी है? इस वजह से क्योंकि यह बच्चों की रुचि बनाए रखता है और तनाव मुक्त वातावरण देता है, जिससे बच्चे खेल खेल में ही चीज़ों को क्या करते हैं? सीख जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि गणित में स्थानीय मान सिखाने के लिए सबसे बेहतरीन हस्तपरक सामग्री कौन सी है? तो वो है आपके डिनेस ब्लॉक्स। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गणितीय तर्कड़ा का क्या तात्पर्य है? तो गणितीय तर्कड़ा का तात्पर्य है किसी कथन की सत्यता या असत्यता को तार्किक रूप से क्या करना? सिद्ध कर। सॉरी, अगला देखिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 46। चलिए, प्रश्न नंबर 46 है कि क्या गणित केवल सूत्रों को याद करने का नाम है? तो कहेंगे नहीं, यह विचारों को व्यवस्थित करने और समस्याओं के हल खोजने का क्या है? माध्यम है। नेक्स्ट है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए? तो बच्चों के संदर्भ के अनुसार होनी चाहिए, उनके जीवन से जुड़ी और अनुभव आधारित होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि गणित शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों का क्या महत्व है? तो यह जटिल और अमूर्त अवधारणाओं को सरल, स्पष्ट और क्या बनाती है? रोचक बनाती है। नेक्स्ट है कि संख्या बोध का क्या अर्थ है? तो संख्याओं के बीच संबंध, उनके परिमाण और संक्रियाओं को सहज रूप से समझना ही क्या है? संख्या बोध है। नेक्स्ट है कि गणित में अभ्यास कार्य का उपयोग कब करना चाहिए? तो अवधारणा की स्पष्ट समझ के बाद कौशल को पक्का करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अभ्यास कार्य का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है कि गणित की पहेलियाँ और खेल कक्षा में क्या मदद करते हैं? तो ये समस्या समाधान के कौशल, तार्किक क्षमता और रुचि को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है आपका कि गणित में निरूपण यानी कि रिप्रेजेंटेशन का क्या अर्थ है? तो संकेतों, चित्रों, आरेखों या प्रतीकों के माध्यम से गणितीय विचारों को व्यक्त करना। नेक्स्ट है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को गणित की कक्षा में किस बात की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए? तो देखिए, अपने तरीके से सवाल हल करने और अन्वेषण करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है कि क्या कलन विधि यानी कि एल्गोरिदम्स का रटन प्राथमिक कक्षाओं में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? तो आप कहेंगे नहीं, समझ के बिना कलन विधि रटाना हतोत्साहित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि गणित में समीकरण हल करते समय पक्षांतर का नियम क्या सिखाता है? तो यह संतुलन बनाए रखने की क्या करता है? प्रक्रिया को सिखाता है। अगला है कि गणितीय प्रयोगशाला की आवश्यकता क्यों होती है? तो यह बच्चों को करके सीखने के अवसर देती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सी ज्यामितीय संकल्पना सबसे पहले सिखाई जाती है? तो वो है निकटता, दूरी, ऊपर नीचे, आगे पीछे जैसी स्थानिक समझ। नेक्स्ट है कि गणित के मूल्यांकन में पोर्टफोलियो का क्या उपयोग है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बच्चे के कार्यों का क्या होता है? व्यवस्थित संग्रह होता है, जो उसकी प्रगति को क्या करता है? दर्शाता है। नेक्स्ट है कि रूब्रिक्स का उपयोग गणित में किस लिए किया जाता है? तो बच्चों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए स्पष्ट मानदंड तय करने हेतु। नेक्स्ट है कि गणित की पाठ्यपुस्तक में किस प्रकार के प्रश्नों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? तो जो वास्तविक जीवन की समस्याओं पर आधारित हो, ऐसे प्रश्नों को क्या करनी चाहिए? प्राथमिकता दी जानी चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है आपका कि गणितीय ज्ञान की संरचना का आधार क्या है? तो बच्चे का पूर्व ज्ञान, अनुभव और वैचारिक विकास। अगला है कक्षा में गणितीय चर्चा से क्या लाभ होता है? तो बच्चे अपने विचार रखते हैं, दूसरों की सोच समझते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। अगला है कि गणित में सुसंगता का क्या अर्थ है? तो सुसंगता से आप समझ सकते हैं एक दूसरे से जुड़ा हो, यानी कि एक अवधारणा और दूसरी अवधारणा से तार्किक रूप से क्या हो, जुड़ा होना। अगला है कि गणित के सीखने का सबसे निचला एवं सरल स्तर कौन सा है? तो वो है तथ्यों, परिभाषाओं और नियमों को याद रखना, जिसको हम ज्ञान स्तर बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि गणित शिक्षण में विश्लेषण से संश्लेषण की ओर चलना क्या कहलाता है? तो ये ज्ञात से अज्ञात की ओर चलने की क्या है, बढ़ने की शिक्षण पद्धति है। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि जो चीज़ हम पहले से जानते हैं और जो नहीं जानते हैं उन दोनों को रिलेट करके क्या करें, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है कि गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण शिक्षक की कैसे मदद करता है? तो यह बच्चे की गलतफहमी दूर करने और शिक्षण को प्रभावी करने में बनाने में क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट है कि प्राथमिक स्तर पर औपचारिक प्रमाण यानी कि फॉर्मल प्रूफ आवश्यक है क्या? तो आप कहेंगे नहीं, अनौपचारिक तर्क और सत्यापन पर्याप्त होते हैं। नेक्स्ट है कि गणित में प्रतिरूप यानी कि पैटर्न की पहचान से बच्चों में क्या विकसित होता है? तो इससे सामान्यीकरण करने की क्षमता विकसित होती है। अगला प्रश्न है कि एक प्रभावी गणित शिक्षक की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो वो है बच्चों को स्वयं सोचने, खोजने और नियम बनाने के लिए क्या करना, प्रेरित करना। नेक्स्ट है कि उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करते समय शिक्षक को किस स्तर पर अधिक ध्यान देना चाहिए? तो वो है केवल उत्तर सही है या नहीं, इस पर नहीं, बल्कि हल करने की प्रक्रिया और चरणों पर क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, न कि इस पर केवल उत्तर सही है या फिर नहीं। अगला प्रश्न है कि गणित में मापन की इकाई पढ़ाते समय कौन सी विधि उपयुक्त है? तो पहले अमानक इकाइयाँ और फिर मानक इकाइयाँ। नेक्स्ट है कि गणित में अनुमान और संश्लेषण का क्या लाभ है? तो वह है यह दैनिक जीवन की त्वरित और सही गणनाओं में क्या है, सहायक होता है। नेक्स्ट है कि शून्य की अवधारणा प्राथमिक स्तर पर कब स्पष्ट होनी चाहिए? तो स्थानीय मान की प्रणाली के साथ प्राथमिक स्तर पर क्या होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका कि गणित विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? तो भयमुक्त, सहयोगात्मक और आनंददायक कक्षा वातावरण। नेक्स्ट है कि मानक कलन विधि पर अत्यधिक जोर देने का क्या नुकसान है? तो वह बच्चों की मौलिक सोच और वैकल्पिक विधियां दब जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है कि आप एकदम एक बार आप फिर से रिवाइज कर लेंगे। यदि आप इस वीडियोस को 2 बार देख लेते हैं तो आपके दिमाग में सारे के सारे जो प्रश्न हैं क्या हो जाएंगे, छप जाएंगे और चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसीलिए आज मैं आपको स्लो कर रहा हूं, क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट आया था कि सर जो है बहुत फास्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा स्लो हो जाइए। इस वजह से मैं आज इस वीडियो में थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन समझने का मौका मिले, पढ़ने का मौका मिले। चलिए, प्रश्न नंबर 76 है कि गणित में क्षेत्रमिति पढ़ाते समय किन सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए? तो विभिन्न आकारों के ठोस मॉडल, धागा, ग्राफ पेपर, गत्ता एवं जो मापने के उपकरण हैं उनका उपयोग करना चाहिए। किसके लिए? क्षेत्रमिति के लिए। नेक्स्ट है कि प्राथमिक स्तर पर आंकड़ा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंकड़ों को एकत्र करना, वर्गीकरण करना, चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत करना और व्याख्या करना। नेक्स्ट है कि प्रतिशत की अवधारणा को आसानी से किससे जोड़कर समझाया जा सकता है? तो भिन्न और सौ के आधार पर दैनिक जीवन के उदाहरणों से। अगला है कि न्यूनतम अधिगम स्तर यानी कि MLL का संबंध किससे है? तो यह सुनिश्चित करने से कि प्रत्येक बच्चा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है कि गणित में पुनरावृत्ति यानी कि ड्रिल का नकारात्मक पक्ष क्या हो सकता है? तो वह है समझ के बिना की गई पुनरावृत्ति यांत्रिक अधिगम को क्या करती है, बढ़ावा देती है। नेक्स्ट है कि गणित में सटीकता और शुद्धता कब आती है? तो ये निरंतर अभ्यास और अवधारणा की समझ के बाद आती है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर सममिति यानी सिमेट्री पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो है आकृतियों के गुणों और उनके संतुलन को समझना। नेक्स्ट है कि तुलना करना सीखने का शुरुआती चरण क्या है। तो दिया है कि कम ज़्यादा, बड़ा छोटा, लंबा छोटा जैसे शब्दावली का प्रयोग करना। तो सबसे पहले तुलना में हम यही देखते हैं, कौन ज़्यादा है, कौन कम है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, यही सब चीज़ें यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। अगला प्रश्न है कि बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले बच्चों को गणित सिखाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो उनके सांस्कृतिक अनुभवों की गणितीय चर्चा और गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट है कि गणित में स्वाध्याय यानी कि सेल्फ स्टडी की आदत कैसे विकसित की जा सकती है। तो रुचिकर पहेलियाँ, चुनौतीपूर्ण प्रश्न एवं स्व अध्ययन सामग्री को दे करके। अगला है कि गणित में उपपत्ति यानी कि प्रूफ का क्या अर्थ है। तो ध्यान दीजिएगा, तार्किक तर्कों के आधार पर किसी नियम या कथन की सत्यता की पुष्टि करना क्या है, उपपत्ति है यानी कि प्रूफ है। अगला प्रश्न है कि प्रेक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन कौशल का विकास कैसे होता है। तो आकृतियों, पैटर्नों और घटनाओं को ध्यानपूर्वक देखने एवं तुलना करने से। नेक्स्ट है कि गणित में मौखिक परीक्षा का मुख्य लाभ क्या है, ओरल टेस्ट का मुख्य लाभ क्या है। तो वह बच्चे की मन की प्रक्रिया, समझ और शिक्षक का तुरंत पता चलता है। शिक्षक का नहीं, समझ और झिझक का तुरंत पता चलता है। अगला है कि गणित में रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। तो खुले अंत वाले प्रश्न विभिन्न विधियों से हल करने की क्या है, छूट दे करके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि गणित शिक्षण में सहायक सामग्री का चयन किस आधार पर होना चाहिए। तो देखिए, बच्चे की आयु, स्तर और विषय वस्तु एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुसार होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रश्न नंबर 91 है कि गणित शिक्षण में खुले अंत वाले प्रश्न क्या क्या महत्व है। तो यह बच्चों की विविध सोच, रचनात्मकता और समस्या समाधान क्षमता को विकसित करते हैं। और नेक्स्ट है कि गणित की अवधारणाओं को जोड़ने के लिए क्या आवश्यक है। तो पूर्व ज्ञान, अनुभव और नए ज्ञान के बीच सार्थक संबंध स्थापित करना। अगला है कि प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति पढ़ाते समय सबसे पहले क्या जो है कि सिखाया जाना चाहिए। तो आकृतियों की पहचान, उनके नाम और उनके गुणों की प्रारंभिक समझ। नेक्स्ट है कि गणित में मानसिक गणना, मेंटल कैलकुलेशंस को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो देखिए, खेल, पहेलियाँ, त्वरित प्रश्नोत्तर और मौखिक गतिविधियों के माध्यम से हम मानसिक गणना को प्रोत्साहित कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि गणित की कक्षा में भयमुक्त वातावरण बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो बच्चों को प्रश्न पूछने, गलती करने और विभिन्न तरीके अपनाने की क्या करनी चाहिए, स्वतंत्रता देनी चाहिए। नेक्स्ट है कि गणित में अनुपात और समानुपात का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो मानचित्र, स्केल, नुस्खा, मिश्रण, समय और गति आदि में इसका क्या होता है, प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है आपका 97 की गणित में आकलन की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए क्या गतिविधि कराई जा सकती है। तो देखिए, पानी भरने वाले विभिन्न आकार के बर्तनों में पानी की मात्रा मापने की गतिविधि। दूसरा है गणित की कक्षा में छात्र केंद्रित शिक्षण का क्या अर्थ है। तो ध्यान दीजिएगा, शिक्षक की योजना और गतिविधियाँ बच्चों की रुचि, आवश्यकता और गति के अनुसार होना। नेक्स्ट है कि गणित में सतत आकलन से क्या संदेश मिलता है। तो सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती है और हर बच्चे की प्रगति का क्या होता है, ध्यान रखा जाता है। अगला है कि गणित का जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या रखा गया है। तो तार्किक, विश्लेषणात्मक और स्वतंत्र रूप से सोचने वाले जिम्मेदार नागरिक तैयार करना, ये किसका है, गणित का अंतिम लक्ष्य है। नेक्स्ट है कि गणित में निरूपण यानी कि रिप्रेजेंटेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये मूर्त होते हैं, चित्रात्मक होते हैं और सांकेतिक होते हैं। अगला है कि गणित में आत्म मूल्यांकन से क्या लाभ होता है। तो बच्चा अपनी सीख को स्वयं क्या करता है, परखता है और अपनी कमजोरियों पर क्या करता है, कार्य करता है। वही है कि गणित में पूर्वानुभव का क्या महत्व है। तो यहाँ नए ज्ञान की नींव बनता है और अधिगम को अर्थपूर्ण बनाता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे यहाँ पर, प्रश्न नंबर 104। यहाँ पूछा गया है कि गणित में स्थानिक समझ को विकसित करने के लिए कौन सी गतिविधियाँ उपयोगी हैं। ब्लॉक बनाना, पजल्स,
जियो बोर्ड, मानचित्र पढ़ना और वस्तुओं का वर्णन करना। नेक्स्ट है कि गणित शिक्षा शास्त्र का मूल उद्देश्य क्या है? तो गणित को सरल, सुगम, रोचक और जीवन उपयोगी बनाकर बच्चों में गणितीय सोच को विकसित करना। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि गणित में अनौपचारिक गणना का क्या महत्व है? तो ध्यान दीजिएगा, यह बच्चों को लचीले तरीके से सोचने और वैकल्पिक रणनीतियाँ बनाने में क्या करती है? मदद करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गणित में समस्या की पहचान क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सही समस्या की पहचान से ही सही हल की दिशा क्या होगी? तय होती है। नेक्स्ट है कि गणित में समानता यानी कि इक्वालिटी की अवधारणा किस पर आधारित है? तो संतुलन के सिद्धांत पर, जिसका प्रयोग समीकरण हल करने में होता है। अगला है कि गणित में बहुस्तरीय शिक्षण का क्या अर्थ है? तो कक्षा में सभी स्तर के बच्चों की आवश्यकता के अनुसार अलग अलग शिक्षण देना ही क्या है? बहुस्तरीय शिक्षण है। नेक्स्ट है कि गणित में अवधारणा मानचित्र का उपयोग क्या दर्शाता है? तो एक अवधारणा का दूसरी अवधारणा से संबंध और श्रेणीबद्ध संरचना को दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि गणित में आलोचनात्मक प्रतिक्रिया का क्या महत्व है? तो यह बच्चे की गलतियों को सुधारने और सोच को गहरा करने में सहायक होती है। नेक्स्ट है कि गणित में अकारीकरण से क्या अभिप्राय है? तो ध्यान दीजिएगा, वास्तविक स्थिति को गणितीय भाषा और प्रतीकों में व्यक्त करना। नेक्स्ट है गणित में हल की जांच क्यों आवश्यक है? तो इससे उत्तर की शुद्धता सुनिश्चित होती है और तार्किकता मजबूत होती है। नेक्स्ट है कि गणित में पूर्वानुमान और अनुमान में क्या अंतर है? तो पूर्वानुमान भविष्य की संभावना बताता है और जबकि अनुमान किसी मान का निकटतम अनुमान होता है। नेक्स्ट है कि गणित में नियम खोज की प्रक्रिया क्या विकसित करती है? तो यह बच्चों में अन्वेषण भावना और सामान्यीकरण की क्षमता विकसित करती है। नेक्स्ट है कि गणित में दृश्यांकन का क्या महत्व है? तो इससे अमूर्त अवधारणाओं को समझना सरल और रोचक बनता है। नेक्स्ट है कि गणित में स्थानिक मापन का क्या समझाता है? तो यह दूरी, दिशा, स्थिति और आकृति के स्थान की समझ विकसित करता है। वहीं नेक्स्ट है कि गणित में गणितीय खेल का शैक्षिक मूल्य क्या होता है? तो यह प्रतिस्पर्धा, तार्किकता, त्वरित निर्णय और आनंद के साथ सीखने को क्या बनाती है? बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है कि गणित में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो मार्गदर्शक, सहायक, प्रेरक और संसाधन देने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट है कि गणित में सीखने का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो ध्यान दीजिएगा, बच्चों को तार्किक, विश्लेषणात्मक और स्वतंत्र रूप से सोचने योग्य बनाना। ये क्या होगा? लक्ष्य होना चाहिए किसका? गणित में सीखने का अंतिम लक्ष्य। नेक्स्ट है आपका कि गणित में विभेदिक शिक्षण। क्या विभेदिक शिक्षण का क्या अर्थ है? तो बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं, रुचियों और क्षमता के अनुसार शिक्षण विधियों में विविधता लाना। नेक्स्ट है कि गणित में समेकित शिक्षण का क्या महत्व है? तो इससे गणित को अन्य विषयों और वास्तविक जीवन से जोड़कर समझाना आसान होता है। अगला है कि प्राथमिक स्तर पर बीजगणितीय सोच कैसे विकसित की जाती है? तो ध्यान दीजिएगा, पैटर्न, संबंध, सामान्यीकरण और नियम निर्माण की गतिविधियों द्वारा प्राथमिक स्तर पर बीजगणितीय सोच को विकसित किया जाता है। नेक्स्ट है कि गणित में मानसिक प्रतिरूप का क्या अर्थ है? तो ध्यान दीजिएगा, समस्या को हल करने के लिए मन में एक संरचना या चित्र बनाना ही क्या है? मानसिक प्रतिरूप है, मेंटल मॉडल है। नेक्स्ट है कि गणित में अर्थपूर्ण संदर्भ का क्या उपयोग है? तो ध्यान दीजिएगा, ये बच्चों को प्रश्नों को समझने और हल करने में सहायता करता है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि गणित में खोज आधारित अधिगम का क्या महत्व है? तो यह बच्चों में जिज्ञासा, अन्वेषण और स्वतंत्र रूप से सीखने की प्रवृत्ति क्या करता है? विकसित करता है। नेक्स्ट है कि गणित में बहुप्रतिनिधित्व का क्या लाभ है? तो यह अवधारणाओं की गहरी समझ और विभिन्न तरीकों से अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ाता है। अगला है कि गणित में मेटाकॉग्निशन का क्या अर्थ है? तो अपनी सोच के बारे में सोचना और अपनी सीखने की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखना। अगला प्रश्न है कि गणित शिक्षण में आलोचनात्मक सोच क्यों आवश्यक है? ध्यान दीजिएगा, यह बच्चों को तर्क करने, प्रश्न पूछने और सही निष्कर्ष निकालने की क्षमता देता है।
अगला प्रश्न है कि गणित में रोल प्ले गतिविधि का उपयोग कैसे किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, वास्तविक जीवन की स्थितियों जैसे कि बाजार, बैंक आदि को गणित से जोड़ने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि गणित पाठ्यक्रम में वित्तीय साक्षरता क्यों शामिल की जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, बच्चों को पैसे का प्रबंध, बचत, व्यय और आर्थिक निर्णय लेने की समझ देने के लिए। नेक्स्ट है कि गणित में आंकड़ों के नैतिक उपयोग का क्या अर्थ है। तो आंकड़ों का सही, ईमानदार और पक्षपात रहित तरीके से उपयोग करना। नेक्स्ट है कि गणित में चुनौती आधारित अधिगम का क्या लाभ है। तो ध्यान दीजिएगा, यह बच्चों की समस्याओं को हल करने की क्षमता और आत्मविश्वास को क्या करता है, बढ़ाता है। नेक्स्ट है कि गणित शिक्षण में रचनात्मक समस्या निर्माण का क्या महत्व है। तो यह बच्चों की सृजनात्मकता बढ़ाता है और उन्हें प्रश्नों को बेहतर समझने में मदद करता है। नेक्स्ट है कि गणित शिक्षा शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बच्चों में गणितीय सोच, तार्किक क्षमता और गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने कि गणित में ह्यूरिस्टिक विधि का क्या महत्व है। तो यह समस्या समाधान की क्षमता को विकसित करती है और खोजात्मक अधिगम को प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट है कि गणित में त्रुटि को सिखाने का अवसर या त्रुटि को सीखने का अवसर कैसे माना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, त्रुटि विश्लेषण से शिक्षक बच्चे की सोच को समझ करके क्या करते हैं, उचित जो है मार्गदर्शन दे सकता है। नेक्स्ट है कि गणित में प्रोजेक्ट विधि से क्या लाभ होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इससे बच्चे वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करना सीखते हैं और सहयोगात्मक अधिगम होता है। नेक्स्ट है कि गणित में वास्तविक जीवन से जुड़ाव क्यों आवश्यक है। तो इससे बच्चों को गणित का व्यवहारिक महत्व समझ में आता है और सीखना सार्थक बनता है। नेक्स्ट है कि गणित में सटीक भाषा का प्रयोग क्यों आवश्यक है। तो इससे अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से समझाने और गलतफहमियों को दूर करने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। नेक्स्ट है कि गणित के शिक्षण में पूर्व ज्ञान का क्या महत्व है। तो नया ज्ञान पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है, जिससे अधिगम आसान और अस्थायी होता है। अगला है कि गणित में आरेख व मॉडल का उपयोग क्यों किया जाता है। तो ये अमूर्त अवधारणाओं को ठोस रूप में प्रस्तुत कर समझने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। नेक्स्ट है कि गणित में तर्क शक्ति को विकसित करने के लिए शिक्षक क्या करता है। तो पहेलियाँ, तर्क आधारित प्रश्न और ओपन एंडेड प्रश्न गतिविधियों क्या होती हैं, करवाई जा सकती हैं। नेक्स्ट है आपका कि गणित में चर्चा और विमर्श का क्या महत्व है। तो इससे बच्चों की सोच, तर्क और संप्रेक्षण कौशल का विकास होता है। गणित में समूह कार्य का उद्देश्य क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, सहयोग, संवाद और मिलकर समस्या समाधान करने की क्षमता विकसित करना। नेक्स्ट है कि गणित में लचीलेपन का क्या अर्थ है। तो एक ही समस्या को विभिन्न तरीके से हल करने की क्षमता क्या कहलाती है, लचीलापन कहलाती है। नेक्स्ट है कि गणित में मानसिक गणना को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा सकता है। तो खेल गतिविधियाँ, त्वरित प्रश्न और दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरणों का प्रयोग करके। नेक्स्ट है कि गणित में सारांश निर्माण का क्या लाभ है। तो इससे मुख्य बिंदुओं की पुनरावृत्ति होती है और धारणाएं स्पष्ट व अस्थायी बनती हैं। नेक्स्ट है कि गणित में प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक क्यों महत्वपूर्ण है। तो यह बच्चों को अपनी प्रगति जानने और सुधार करने के अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट है कि गणित में शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि टीएलएम का उपयोग क्यों आवश्यक है। तो इससे सीखना रोचक, सरल और प्रभावी बनता है तथा विभिन्न अधिगम जो शैलियाँ होती हैं वे बच्चों को सीखने में क्या करती हैं, मदद करती हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों कि गणित शिक्षण में स्थानीय संदर्भ का क्या महत्व है। तो यह बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़कर गणित को अर्थपूर्ण और रोचक बनाता है। अगला है कि गणित में त्रुटि का विश्लेषण से शिक्षक का क्या लाभ होता है। तो इससे शिक्षक बच्चों की कठिनाइयों को समझकर उपयुक्त शिक्षण रणनीति बना सकता है। गणित में सहयोगी अधिगम का क्या उद्देश्य है। तो समूह में मिलकर कार्य करने से बच्चों में आपसी सहयोग, संवाद और समस्या समाधान की क्षमता बढ़ती है। अगला है कि गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का क्या महत्व है। तो यह अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त रूप से समझने और सीखने को आसान बनाती है। नेक्स्ट है कि गणित में खेल आधारित शिक्षण से क्या लाभ होता है। तो खेल से सीखने पर बच्चे आनंद लेते हैं और कठिन अवधारणाएं भी सरलता से समझते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 156।
यहाँ आपसे पूछा गया है कि गणित में प्रश्न बनाने की क्षमता का विकास क्यों आवश्यक है। तो इससे बच्चों की सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है तथा वे अवधारणा को गहराई से समझते हैं। नेक्स्ट है कि गणित में विभिन्न प्रस्तुतिकरण का क्या अर्थ है। तो एक ही अवधारणा को चित्र, तालिका, चार्ट, संख्या और विभिन्न रूपों में क्या प्रस्तुत करना। अगला है गणित शिक्षण में संवाद की क्या भूमिका होती है। तो संवाद से बच्चों की शंकाओं का समाधान, विचार स्पष्टता और अवधारणा की गहराई बढ़ती है। नेक्स्ट है कि गणित में मूल्यांकन किसके लिए किसे कहते हैं। तो सीखने की प्रक्रिया के दौरान सुधार और प्रगति जानने के लिए किया गया मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन किसके लिए। नेक्स्ट है कि गणित शिक्षण में डिजिटल साधनों के उपयोग के क्या लाभ हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इससे अवधारणाएं रोचक ढंग से समझाई जाती हैं, सहभागिता बढ़ती है और सीखना प्रभावी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 161 कि गणित शिक्षण में मानसिक गणना क्यों महत्वपूर्ण है। तो यह गति, सटीकता, आत्मविश्वास और तार्किक क्षमता के विकास में सहायक होती है। अगला है कि गणित में वास्तविक जीवन से जुड़ी समस्या क्यों दी जाती है। तो यह बच्चों को गणित के व्यवहारिक उपयोग को समझने और जीवन में लागू करने में मदद करती है। अगला है कि गणित शिक्षण में प्रोग्रेस ट्रेसिंग का क्या लाभ है। तो इससे हर बच्चे की प्रगति पर नज़र रहती है और आवश्यकता अनुसार सहायता दी जा सकती है। नेक्स्ट है कि गणित में स्वयं खोज से क्या उद्देश्य पूरा होता है। तो बच्चे स्वयं खोज कर सीखते हैं, जिससे उनकी जिज्ञासा, आत्मनिर्भरता और समझ गहरी होती है। अगला पॉइंट है कि गणित शिक्षण में परावर्तन का क्या महत्व है। तो इससे बच्चे अपने सीखने की प्रक्रिया को समझते हैं और अपने विचारों को क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने कि गणित में अवधारणा निर्माण की प्रक्रिया क्या है। तो उदाहरणों, अनुभवों और वर्गीकरण के माध्यम से समान विशेषताओं की पहचान कर छात्र क्या करता है, स्वयं नियम बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गणित शिक्षा में त्रुटि को अवसर क्यों माना जाता है। तो त्रुटियों से विद्यार्थियों की सोच का पता चलता है और शिक्षक उचित मार्गदर्शन देकर सीखने में सहायता करता है। अगला पॉइंट है कि गणित में मॉडल निर्माण का क्या उद्देश्य है। तो वास्तविक जीवन की स्थितियों को सरल रूप में प्रस्तुत कर गणितीय समझ विकसित करना। अगला पॉइंट है कि गणित में तर्क शक्ति के विकास के लिए क्या किया जाए। पहेलियाँ, कथन कारण प्रश्न, पैटर्न, खुली इंडेड समस्याएं दी जाएं। अगला है कि गणित में मानसिक छवियाँ की भूमिका क्या है। तो यह विद्यार्थियों को समस्याओं को समझने, अनुमान लगाने और समाधान देखने में मदद करती हैं। अगला पॉइंट है आपके सामने 171 की गणित में आधारभूत कौशल क्यों आवश्यक है। तो ये आगे के जटिल विषयों की नींव होते हैं और गणितीय दक्षता का आधार बनते हैं। अगला है कि गणित शिक्षा में संदर्भ आधारित प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण हैं। तो वे वास्तविक जीवन से जुड़कर सीखने को सार्थक और अस्थायी बनाते हैं। अगला है कि गणित में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है। तो इससे विद्यार्थी अपनी सोच, तर्क और समाधान के तरीके खुलकर प्रस्तुत कर पाते हैं। नेक्स्ट है कि गणित में पुनर्वर्ण का क्या महत्व है। तो वह यह सीखने को मजबूत करता है और सही व्यवहार की पुनरावृत्ति को बढ़ाता है। अगला है कि गणित में शिक्षा में इंटरडिसिप्लिनरी दृष्टिकोण क्या है। तो गणित को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला आदि विषयों से जोड़कर पढ़ाना। नेक्स्ट है कि गणित में उपयुक्त आकलन की क्या विशेषता है। तो यह सीखने के उद्देश्यों के अनुरूप विविध तरीकों और निरंतर किया जाता है। नेक्स्ट है कि गणित में समस्या समाधान के चरण कौन कौन से हैं। समस्या को समझना, योजना बनाना, योजना को लागू करना और उत्तर की जांच करना। नेक्स्ट है कि गणित में छात्र की पृष्ठभूमि ज्ञान का क्या लाभ है, क्या महत्व है। तो यह नए ज्ञान से जुड़कर सीखने को आसान और सार्थक बनाता है। गणित में गणितीय भाषा का उपयोग क्यों आवश्यक है। तो यह विचारों को स्पष्ट, सटीक और सार्वभौमिक रूप से संप्रेषित करने में सहायक है। नेक्स्ट है कि गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, विद्यार्थियों में गणितीय तर्क शक्ति, समस्या समाधान क्षमता, आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि गणित में त्रुटि निदान का क्या महत्व है। तो यह शिक्षक को विद्यार्थियों की गलतफहमियों को समझने और सही निदान कर उचित शिक्षण देने में मदद करता है।
नेक्स्ट है कि गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का क्या लाभ है। तो इससे जटिल अवधारणाएं सरल रूप से समझाई जाती हैं और सीखना प्रभावी और आकर्षक बनता है। नेक्स्ट है कि गणितीय मॉडल का क्या उद्देश्य है। तो वास्तविक जीवन की समस्याओं को गणितीय रूप में व्यक्त करना और उनका समाधान ढूंढना। गणित शिक्षण में प्रश्न निर्माण क्यों आवश्यक है। तो ये जिज्ञासा बढ़ाता है, सोचने की क्षमता विकसित करता है और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है कि गणित में दृश्यात्मक व्याख्या का क्या लाभ है। तो यह अमूर्त अवधारणाओं को दृश्य रूप देकर समझने में आसानी प्रदान करती है। अगला है कि गणित शिक्षण में समावेशी शिक्षा क्यों आवश्यक है। तो यह सभी विद्यार्थियों को समान अवसर देकर उनकी गणितीय क्षमता के विकास में सहायक होती है। नेक्स्ट है कि गणित में स्वनियंत्रित अधिगम क्या है। छात्र स्वयं अपने लक्ष्य निर्धारित करके योजना बनाकर और मूल्यांकन करके क्या करता है, सीखता है। अगला प्रश्न है कि गणित में खोज आधारित शिक्षण से क्या लाभ है। तो यह जिज्ञासा, विश्लेषण क्षमता को और स्वतंत्र सोच को क्या करता है, विकसित करता है। गणित शिक्षण में सहकर्मी अधिगम का क्या लाभ है। तो इससे छात्र एक दूसरे से सीखते हैं, सहयोग बढ़ता है और समझ गहरी होती है। अगला पॉइंट है कि गणित में आकलन के जो प्रकार हैं वो क्या है। वो फॉर्मेटिव है यानी कि प्रारूपिक है और सारांशिक यानी कि समेटिव है। गणित शिक्षण में प्रेरणा क्यों आवश्यक है। तो यह रुचि, उत्साह और निरंतर बनाए रखकर अधिगम को प्रभावी बनाती है। नेक्स्ट है कि गणित में सांकेतिक भाषा का उपयोग क्यों किया जाता है। तो विचारों को संक्षिप्त, स्पष्ट और सार्वभौमिक रूप में व्यक्त करने के लिए। नेक्स्ट है कि गणित में रोल प्ले कैसे सहायक हैं। तो यह वास्तविक परिस्थितियाँ बनाकर अवधारणाओं की समझ और अनुप्रयोग की क्षमता बढ़ता है। गणित शिक्षण में गणितीय खेल का क्या महत्व है। तो यह सीखने को रोचक, आनंददायक और यादगार बनाता है तथा मानसिक गणना में मदद करता है। नेक्स्ट है कि गणित में विस्तारवादी शिक्षण क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें परिस्थितियों में पूर्व ज्ञान का विस्तार और गहराई से उपयोग करना है। वहीं गणित शिक्षण में चिंतनशील प्रश्न का क्या महत्व है। तो यह उच्च स्तरीय सोच, विश्लेषण और आत्म मूल्यांकन की क्षमता क्या करता है, विकसित करता है। नेक्स्ट है आपके सामने कि गणित में निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है। तो देखिए, विद्यार्थियों को समग्र विकास का आकलन करना, न कि केवल परीक्षा परिणाम का। नेक्स्ट है कि गणित शिक्षण में स्थानीय सामग्रियों का उपयोग नहीं क्यों करें। तो दिया है कि इससे सीखना सस्ता, सरल, रोचक और वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ बनता है। वहीं दिया है कि गणित में गणितीय सोच का विकास कैसे होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रत्येक जो विद्यार्थी है गणितीय साक्षरता, तार्किक सोच, समस्या समाधान क्षमता की ओर आत्मविश्वास क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए आपके कंप्लीट होते हैं पूरे के पूरे कितने क्वेश्चंस, 200 MCQ जो मैथ्स पेडागोजी के थे। उम्मीद है कि सभी प्रश्न आपको ऐसे लगे होंगे जो आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिले होंगे और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो चलिए बताते हैं कि इसका आप PDF कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का जो आपको PDF मिलेगा वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिलने वाला है, जिसका लिंक आपको इस वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और एग्ज़ाम के लास्ट दिन में आप क्या कर सकते हैं, इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को हमारा सपोर्ट करने के लिए। और इस तरीके से अगर आप सपोर्ट करते हैं और ध्यान देते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें मैं कराने वाला हूँ और आपको अच्छे रिजल्ट्स एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अगला टॉपिक क्या होगा, या आप बताएंगे या हम बताएंगे, ठीक है। अगर आप कोई सजेशंस देते हैं तो उस पर काम करेंगे, नहीं तो हम खुद से ही एक ऐसा टॉपिक लाएंगे जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, मिलेंगे उसी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय हिंद।